गु लिंगयुए के पास इस स्थिति से निपटने का कोई तरीका नहीं था और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी पल भड़क सकता है। ये सोचकर जियांगशी ने एक और ठंडी सांस भरी। सीनियर, अब मुझे चलना चाहिए, वरना अगर मैं देर से घर पहुंचा तो वहां मौजूद वो इंसान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। उसके चेहरे पर छाए डर और घबराहट को देखकर गु लिंगयुए चेहरे पर मुस्कान सजाए बिना कुछ बोले उसे देखता रहा। जब तुम्हारा वहां इतना बुरा हाल है तो वापस ही मत जाओ। गु लिंगयुए की बात सुनकर जियांगशी की आंखों में उदासी छा गई। सीनियर, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? इस पर गु लिंगयुए बोला, अपने पूर्व जूनियर को इतनी दयनीय हालत में देखकर एक सीनियर होने के नाते मैं सच में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। वैसे भी मेरे घर में एक अतिरिक्त कमरा खाली पड़ा है। तुम जब तक चाहो मेरे साथ रुक सकते हो। जब मन करे तब मुझे पिक कर लेना। इसके अलावा क्या तुम इन्यूज प्रोफेशन नहीं हो? हम दोनों एक ही पेशे में हैं। यहां रहकर मैं तुम्हारी पढ़ाई और काम में भी मदद कर सकता हूं। सीनियर, क्या आप मेरी पढ़ाई को लेकर वाकई गंभीर हैं? या फिर ये वही सब है जिसके आप अक्सर सपने देखा करते थे? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे राजधानी कैपिटल आने पर मुझे कोई इनाम मिल रहा हो। गु लिंगयुए ने मुड़कर उसकी ओर देखा। उसकी खूबसूरत आंखों में शरारत भरी चंचलता साफ झलक रही थी। जियांगशी ने अनजाने में ही अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली। हालांकि गु लिंगयुए की शर्तें बहुत लुभावनी थी, लेकिन उसकी आखिरी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके साथ खेलना चाहता हो। सच कहूं तो वो इस बात से थोड़ा हिचकिचा रहा था, क्योंकि इससे पहले वो लंबे समय तक गु लिंगयुए के साथ रहा था। लेकिन उस पूरे वक्त का नतीजा सिर्फ गु लिंगयुए का एक साधारण सा जवाब था। ऐसा लगता था जैसे गु लिंगयुए उसकी भावनाओं को पहले से ही जानता था, लेकिन उसने जानबूझकर कोई जवाब नहीं दिया। यहां तक कि उसने मजाक मजाक में उसे राजधानी आने को कहा था। उस समय जियांगशी बहुत निराश हुआ था। भले ही इस बात को बहुत समय बीत चुका था, फिर भी वो उस बात को भूल नहीं पाया था। आखिरकार सीनियर गु पहली लड़की थी जिससे उसे प्यार हुआ था, और अंत में सब ऐसा हो गया। और अब उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि गु लिंगयुए के दिमाग में क्या चल रहा है। उसने न केवल उसे 7 मिलियन के भारी भरकम कर्ज की धमकी दी, बल्कि उसे यहां रहने और अपना खिलौना बनने का प्रस्ताव भी दे दिया। जब से वे मिले थे, गु लिंगयुए ने कभी उसकी राय नहीं सुनी थी। जियांगशी हमेशा उसके पीछे पीछे चलता रहा था। नतीजतन उसने पहले तो उसे ठुकरा दिया और अब खुद उसके पास आया था। जियांगशी समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वो इस बारे में सोचने पर मजबूर था, क्योंकि 7 मिलियन के कर्ज के मामले में उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। क्या हुआ? तुम खुश दिखाई नहीं दे रहे? गु लिंगयुए ने थोड़ा सिर घुमाकर पूछा। सच कहूं तो बात यह नहीं है कि मैं ये नहीं करना चाहता। बाकी बातों को छोड़ भी दे तो कम से कम गु लिंगयुए एक सामान्य इंसान है। वो समर एक्साई ज्याओशी से तो बहुत बेहतर है, लेकिन वो ये बात समझा नहीं सकता था। समर पहली ऐसी इंसान होगी जो इस बात से कभी सहमत नहीं होगी और निश्चित रूप से हंगामा खड़ा कर देगी। और उसने खुद यहां रहने की मांग नहीं की थी, इसलिए गलतफ हमी होना तय था। इसी वजह से वो तैयार नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सोचने को बहुत कुछ था। लेकिन गु लिंगयुए को देखकर लगता था कि वो उसे आसानी से जाने नहीं देगा, इसलिए वो बहुत असमंजस में था। दूसरी ओर बाईकाइंग आवासीय परिसर कम्युनिटी में बिना किसी मकसद के भटक रही थी। वो थोड़ी चिंतित थी, क्योंकि इस परिसर का इलाका बहुत बड़ा था, लगभग 3 वर्ग किलोमीटर। मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करते ही केवल अलग अलग अपार्टमेंट की इमारतें दिखाई देती थी। वहां का माहौल बहुत शांत और खूबसूरत था, जिसे देखकर पहली नजर में ही पता चल जाता था कि यहां बेहद अमीर लोग रहते हैं। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि गु लिंगयुए कहाँ रहता है। चूंकि वो इस परिसर की निवासी नहीं थी और उसकी गाड़ी पंजीकृत नहीं थी,
इसलिए वो गाड़ी अंदर नहीं ला सकती थी। इस वजह से वो बाहर ही गाड़ी छोड़कर पैदल अंदर ढूंढने निकल पड़ी। रात का समय था और परिसर में रहने वाले लोग बेहद कम दिखाई दे रहे थे। रास्ते में कोई ऐसा भी नहीं था जिससे वो पता पूछ सके। ये तो समंदर में मछली ढूंढने जैसा था। उसके पास कोई चारा नहीं था। लेकिन जब उसने सोचा कि उसका प्रिय इंसान किसी दूसरी औरत के हाथों नुकसान उठा सकता है, तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसके भाई की लोकेशन सामने वाली इमारत में दिखाई दे रही थी। जल्दी करो। तभी किसी आवाज ने उसका ध्यान भटकाया। बाई कियांग ने मुड़कर देखा तो सुनहरे बालों वाली एक लड़की हाथ में टैबलेट लिए तेजी से भागती हुई आ रही थी। उसके बगल में शीतकालीन वस्त्र पहने एक महिला चल रही थी। बाई कियांग ने इस महिला को कल स्कूल के बाद जियांगशी को लेते हुए देखा था, लेकिन वो उसके साथ मौजूद इस सुनहरे बालों वाली लड़की को नहीं पहचानती थी। लड़की ने कहा, दीदी, वो कौन है? जियांगशी ने उसे पहले बताया था कि वह किसी दूसरे के घर में रहता है। उनका परिवार इस तरह की आलीशान जगह पर नहीं रह सकता था और उन्हें देखकर लग रहा था कि वे बहुत जल्दी में हैं। साथ में नौकरानी को देखकर यह निष्कर्ष निकालना आसान था कि वे भी जियांगशी की तलाश में ही यहां आई है। लेकिन वो सुनहरे बालों वाली लड़की कौन है? वो जियांगशी को क्यों ढूंढ रही है? क्या उसके मन में भी जियांगशी को लेकर गु लिंग्युए जैसे ही विचार हैं? एक और प्रतिद्वंद्वी कहां से आ गई? ये सोचते हुए बाई कियांग भी चुपके से उनके पीछे पीछे चल दी। कुछ मिनटों के बाद वे एक अपार्टमेंट के सामने जाकर रुक गए। समर ने अपने हाथ में मौजूद टैबलेट पर नजर डाली और फिर सामने बनी आलीशान इमारत को देखा। वो मुड़ी और नौकरानी से बोली, हां, यही जगह है। भाई की लोकेशन यही की दिखाई दे रही है। वो नीच औरत भी पक्का यही होगी। ये कहते हुए समर ने अपनी मुट्ठी भींच ली और गुस्से में बोली, उस बेशर्म औरत की इतनी हिम्मत कि वो मेरे भाई को अपने घर ले आई। धिक्कार है, धिक्कार है। चिंता मत कीजिए मिस। टैबलेट की लोकेशन के हिसाब से वे अभी अभी घर पहुंचे हैं। उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया होगा। बस हम तुरंत मास्टर जियांग को वापस ले चलते हैं। डार्क की 27वीं मंजिल पर घंटी बजने लगी। सन्नाटे में घंटी की आवाज थोड़ी देर तक गूंजती रही, लेकिन अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। समर तेजी से आगे बढ़ी और पागलों की तरह बार बार डोरबेल का बटन दबाने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाई, कमीनी औरत, मेरे लिए दरवाजा खोल और मेरे भाई को मुझे वापस दे। बार बार बजती डोरबेल की तीखी आवाज कानों में चुभने लगी थी। दूसरी मंजिल पर जियांगशी से बात कर रहा गु लिंग्युए थोड़ा अधीर हो गया। कौन है? रात के समय इतनी बदतमीजी से लगातार डोरबेल बजा रहा है। इतना कहकर वो उठा और तेजी से नीचे की ओर चल दिया। जियांगशी भी थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन बाहर से आती बुदबुदाहट और आवाज सुनकर उसे अचानक कुछ एहसास हुआ। अरे नहीं, ये आवाज समर की तो नहीं है। नहीं, मैंने तो उसे यहां का पता भी नहीं भेजा था। फिर वो मुझे ढूंढते हुए यहां तक कैसे पहुंच गई? जियांगशी घबरा गया। वो बिना ज्यादा सोचे तुरंत गु लिंग्युए के पीछे पीछे नीचे भागा। नीचे बाई कियांग एक खंभे के पीछे छिपी हुई थी और सामने खड़ी उस आक्रामक सुनहरे बालों वाली लड़की को देख रही थी। वहीं दूसरी ओर उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे रंगे हाथों पकड़े जाने जैसा एहसास क्यों हो रहा था। क्या वे सभी अपने प्यारे हाउफान से प्यार करती हैं? मूल रूप से बाई कियांग का इरादा गु लिंग्युए को ढूंढकर ऊपर जाने और जियांगशी को वापस लाने का था। लेकिन अब स्थिति बेहद पेचीदा और मुश्किल हो चुकी थी। उसे जिंगडू आए हुए अभी सिर्फ 2 ही दिन हुए थे और जियांगशी के आसपास पहले ही 2 नई लड़कियां मंडराने लगी थी, जिससे वो बेहद चिढ़ और उदास महसूस कर रही थी। हाई स्कूल के दिनों में गु लिंग्युए इतनी घमंडी नहीं थी जितनी कि वो अब है, और न ही वो जियांगशी को लेकर इतनी जुनूनी थी। तब किसी की हिम्मत नहीं थी कि बाई कियांग को जियांगशी का इस्तेमाल करने से रोक सके, क्योंकि ऐसे विचार रखने वालों को वो कोई भी कदम उठाने से पहले ही रास्ते से हटा देती थी। केवल गु लिंग्युए ही एक ऐसी थी
जिससे निपटना बेहद सिरदर्दी का काम था। बाकी किसी को भी पैसों या सामान के दम पर आसानी से रास्ते से हटाया जा सकता था, लेकिन गु लिंग्युए जनजात घमंडी और एक बेहद अमीर घराने से थी, जिससे निपटना सचमुच आफत का काम था। और अब यहां एक और अनजान लड़की आ टपकी थी। वो देखने में गु लिंग्युए की तरह ही जिद्दी और अड़िये लग रही थी, जिससे निपटना आसान नहीं था। ये सब सोचकर बाई कियांग का पारा चढ़ रहा था। वो अब और नाटक नहीं कर सकती थी, वरना उसका प्रिय इंसान कोई और छीन ले जाएगा। लेकिन वो जानती थी कि इस वक्त जल्दबाजी में आगे बढ़ना सही नहीं होगा, वरना मामला और बिगड़ जाएगा। ये सोचते हुए बाई कियांग ने नजरें नीची की और उन दोनों को देखने लगी। प्रिय, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें सिर्फ मुझसे प्यार करना चाहिए। कौन है वहां? गु लिंग्युए ने अधीर होकर आवाज लगाई, चप्पलें सरकाते हुए तेजी से आगे बढ़ी और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही सामने एक सुनहरे बालों वाली लड़की खड़ी थी। तुम कौन हो और यहां क्या करने आए हो? क्या क्या कहा? ठीक उसी वक्त जियांगशी भी भागते हुए नीचे आ गया। गु लिंग्युए के पीछे जियांगशी को देखते ही समर, एक्साइये जियाओशी के चेहरे के हाव भाव पलक झपकते ही बदल गए। वो चिल्लाई, भाई, और फिर गु लिंग्युए को दरकिनार करते हुए सीधे अंदर छलांग लगा दी। मैडम, आपको तकलीफ देने के लिए माफ कीजिएगा, टोंग सिंगजे ने विनम्रता से कहा। सुआन जी बाहर ही इंतजार कर रही थी। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर जब तक समर का कोई सीधा आदेश न हो, वो उनके मामलों में दखल नहीं देती थी। कमरे के अंदर इससे पहले कि जियांगशी कुछ समझ पाता, समर सीधा उसकी बाहों में जा घुसी। वो जियांगशी को कसकर पकड़कर बुदबुदाने लगी, बुरे भाई, गंदे भाई, समर को धोखा देकर दूसरी औरत के घर आ गए। नहीं, बात वो नहीं है, इसके पीछे एक वजह है। जियांगशी ने घबराते हुए सफाई देने की कोशिश की। समर को इस तरह जियांगशी से चिपके देखकर पास खड़ी गु लिंग्युए खामोश रही, लेकिन उसकी लाल आंखें गुस्से से जियांगशी को घूर रही थी। जियांगशी, इस सब का क्या मतलब है? गु लिंग्युए की आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। तुमने इसे अपनी लोकेशन भेजी और तुम्हें यहां से बचाने के लिए बुला लिया? गु लिंग्युए को इस बात पर बेहद गुस्सा आ रहा था कि जियांगशी को इतनी बेहतरीन शर्तें देने के बावजूद वो हिचकिचाया और यहां तक कि किसी को बुला भी लिया। इसका क्या मतलब है? क्या वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता, जबकि पहले वो खुद मुझसे अपने प्यार का इजहार करने वाला था? क्या इस लड़के का मन इतनी जल्दी बदल गया? उन खौफनाक लाल आंखों को देखकर जियांगशी एक पल के लिए घबरा गया। उसने तुरंत सफाई दी, मैंने अपनी लोकेशन किसी को नहीं भेजी। और ये सच भी था। जियांगशी अच्छी तरह जानता था कि यहां आते वक्त उसने समर को सिर्फ इतना ही कहा था कि वो घर पर उसका इंतजार करे और वो जल्द ही वापस लौट आएगा। लेकिन समर रहस्यमयी तरीके से उसके पीछे पीछे यहां तक पहुंच गई थी। इससे जियांगशी को शक हुआ कि शायद समर ने उस पर कोई लोकेटर लगा रखा है। क्या समर की पसेसिवनेस, डिजायर टू कंट्रोल इतनी खौफनाक स्तर पर पहुंच चुकी है? ये तो सचमुच डरावना है। उन दोनों की बातचीत सुनकर समर धीरे से जियांगशी की बाहों से बाहर निकली। उसने मुड़कर गु लिंग्युए को घूरते हुए कहा, मेरे प्यारे भाई को मजबूर करके अपने घर लाने वाली कमीनी औरत, उसे चुपचाप मेरे हवाले कर दो। भूल जाओ कि तुम उसे अपने पास रख पाओगी। स्टिंकी वुमन, तुम्हारा इरादा क्या है? गु लिंग्युए को उसकी ये बदतमीजी रास नहीं आई। उसने बेकसूर दिख रहे जियांगशी को देखा और एक बेबस सांस भरी। आखिरकार मैंने इस बदतमीज और गैरजिम्मेदार लड़की को देख ही लिया। जियांगशी डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। गु लिंग्युए को अपनी बात का जवाब न देते देख समर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। चलो भी, कमीनी औरत, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता? तुमने मेरे भाई को धोखा देकर यहां बुलाया। इसी बीच गु लिंग्युए ने मेज से एक स्ट्रॉबेरी उठाई। तुम बकवास क्या कर रही हो? हैं, मैंने तुम दोनों की पुरानी चैट हिस्ट्री, चैट रिकॉर्ड्स,
पूरी पढ़ ली है। समर ने घमंड से मुस्कुराते हुए कहा, तुमने एक बार मेरे भाई के प्रपोजल को ठुकरा दिया था और यहां तक कि उसे लटका कर रखा ताकि वो तुमसे मिलने जिंगदू की यूनिवर्सिटी आए। तुम चाहती थी कि वो हमेशा तुम्हारा गुलाम बना रहे, पर अफसोस, मेरा भाई तुम्हारी वजह से जिंगदू नहीं आया और वो तुम्हें पूरी तरह भूल चुका था। कॉलेज आने तक तो उसे तुम्हारी याद भी नहीं आई। इसलिए खुद को खुशफहमी में मत रखो, कमीनी औरत। समर की बातें सुनकर गु लिंगयुए का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसका मुंह गुस्से से फड़कने लगा। छोटी बच्ची, तुम ये क्या बकवास किए जा रही हो? है, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। समर को अपनी बात पर पूरा यकीन था। भले ही उसे गु लिंगयुए और जियांगशी के अतीत का पूरा सच न पता हो, लेकिन चैट हिस्ट्री देखकर वो इतना तो समझ ही गई थी कि शुरुआत में गु लिंगयुए का घमंडी रवैया ये दिखाता था कि उसे जियांगशी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन जब जियांगशी ने उम्मीद छोड़ दी और उसे मैसेज करना बंद कर दिया, तब गु लिंगयुए को धीरे धीरे उसकी परवाह होने लगी। अपने घमंड के कारण गु लिंगयुए सिर्फ इस इंतजार में बैठी रही कि जियांगशी खुद आगे बढ़कर उसे मैसेज करेगा। देखते ही देखते 1.5 साल बीत गया। जियांगशी उसे भूल चुका था, लेकिन गु लिंगयुए पछतावे में जल रही थी। और जब जियांगशी किस्मत से जिंगदू आया, तो गु लिंगयुए ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उसने दावा किया कि जियांगशी वादे के मुताबिक उससे मिलने आया है, जबकि सच ये था कि ये गु लिंगयुए का अपना पछतावा था जो उसे जियांगशी तक खींच लाया था। भले ही ये सब समर का अंदाजा था, लेकिन वो अपनी बात को लेकर लगभग पक्की थी। उसने ऐसी कई लड़कियों को देखा था जो अपने एक पल के घमंड के चक्कर में अपने प्यार को खो देती है। गु लिंगयुए बिल्कुल वैसी ही लड़की थी, लेकिन समर अलग थी। जब से उसे एहसास हुआ था कि जियांगशी एक ऐसा इंसान है जिस पर पूरी जिंदगी भरोसा किया जा सकता है, उसने उसे कभी खुद से दूर नहीं होने दिया। वो गु लिंगयुए की तरह नखरे दिखाकर अपने प्यार को नहीं ठुकरा सकती थी। अगर तुम अपनी गलती नहीं मानना चाहती तो मत मानो, ये तो और भी अच्छा है। समर ने जियांगशी का हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, चलो भाई, घर चलते हैं। वैसे भी इसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। गु लिंगयुए के गंभीर और गुस्से से भरे चेहरे को देखकर जियांगशी अंदर तक घबरा गया था। सच कहूं तो उसे गु लिंगयुए के दिमाग में क्या चल रहा है ये पूरी तरह समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो समर की इन बातों से पूरी तरह सहमत भी नहीं था। ये सोचना वाकई अजीब है कि वो पछतावे में मुझे ढूंढते हुए यहां तक आई है। जियांगशी के दृष्टिकोण से गु लिंगयुए उसे केवल अपनी भावनाओं को निकालने और भड़ास निकालने का एक जरिया या खिलौना बनाना चाहता था। उसका मूल विचार यहां रुकने का बिल्कुल नहीं था। आखिरकार वो गु लिंगयुए की भावनाओं को शांत करने का जरिया बनने से बेहतर समर एक्साइये जियाओशी के उस लगभग पागलपन भरे पसेसिवनेस, डिजायर टू ऑक्यूपाई को सहना पसंद करेगा। हालांकि उस 7 मिलियन के कर्ज की वजह से भविष्य में गु लिंगयुए से उसका संपर्क होना तय था। इसे बाद में ही समझूंगा। आखिरकार मैं अपनी बहन को इतने सालों से जानता हूं, मुझे खुद पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। ये सोचते हुए जियांगशी ने एक लंबी सांस छोड़ी। सीनियर, मैं आज रात आपको और परेशान नहीं करूंगा। आप आराम कीजिए, मैं अब वापस चलता हूं। यह सुनकर समर के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान तैर गई। उसने जियांगशी की तरफ देखा और चहकते हुए बोली, है, मेरे भाई सबसे अच्छे हैं। हालांकि जैसे ही वे दोनों मुड़कर जाने लगे, गु लिंगयुए ने पीछे से बेहद ठंडे स्वर में कहा, जियांगशी, अगर आज तुमने यहां से कदम बाहर निकाला तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जियांगशी थोड़ा अवाक रह गया। गु लिंगयुए के चेहरे पर छाए उस ठंडे और गंभीर भाव को देखकर वो और भी उलझन में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गु लिंगयुए उसे इस तरह जाने से क्यों रोक रहा था। गु लिंगयुए ने अपनी सर्द आंखों से जियांगशी की तरफ देखा। जियांगशी, क्या तुम सचमुच उसकी बातों पर यकीन कर रहे हो? बिल्कुल नहीं।
जियांगशी ने गंभीरता से जवाब दिया, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। समर ने थोड़ा सिर तिरछा करके गु लिंगुए की तरफ देखा। कमीनी औरत, अब तुम और क्या चाहती हो? मैंने जो कहा वो बिल्कुल सही था। अब तुम फिर से मेरे भाई को अपने जाल में फंसाना चाहती हो। छोटी बच्ची, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ज्यादा सर्वज्ञानी बनने की कोशिश मत करो। भले ही गु लिंगुए इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन जिंगदू आने से पहले उसने जियांगशी से जो बातें कही थी, उसी वजह से उन दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई थी। बाद में उसे सचमुच पछतावा हुआ था। इसीलिए जियांगशी के जिंगदू आते ही उसने बिना देर किए उसे अपने पास बुलाया था, ताकि उन 6 महीनों की दूरियों को मिटा सके। वो बस बहुत ज्यादा सफाई नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं जियांगशी घमंडी न हो जाए। आखिरकार जियांगशी उसका अपना जूनियर था, लेकिन उसे किसी बाहरी इंसान को इतनी सफाई देने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती थी। सामने खड़ी ये लड़की आखिर है कौन? वो जियांगशी की गर्लफ्रेंड भी नहीं है। फिर वो उसके और जियांगशी के मामले में इतना दखल क्यों दे रही है? और ये जियांगशी भी उसकी हर बात मान रहा था। जैसे वो कहेगा वैसे ही करेगा। सर्वज्ञानी, समर ने तुरंत पलटवार किया। कमीनी औरत, मेरा भाई अब मेरा है। इस वक्त तुम बीच में रुकावट बन रही हो और मेरे भाई के रिश्ते को खराब कर रही हो। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? जियांगशी को आए हुए अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं। गु लिंगुए ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा और जियांगशी का रिश्ता इतना गहरा है? कम से कम तुमसे तो बहुत बेहतर है। कमीनी औरत, मेरा भाई देर्सबेर मुझसे ही प्यार करने लगेगा। दोनों को इस तरह आपस में उलझते देख जियांगशी से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। वो बार बार बीच बचाव करके थक चुका था। बहस बंद करो। इसमें बहस करने जैसी क्या बात है? गु लिंगुए ने जियांगशी की तरफ देखा और आक्रामक होकर कहा, तुम्हें आज रात यही रुकना होगा, समझे? उसका गुस्सा अब बढ़ चुका था। अगर ये पहले का समय होता तो वो जियांगशी पर इस तरह दबाव नहीं डालता, लेकिन अब एक दूसरी लड़की के सामने जो इतनी घमंडी थी, वो अपना आपा खो रहा था। इसके अलावा 7 मिलियन के कर्ज को छोड़ भी दिया जाए तो उसे नहीं लगता था कि जियांगशी उसकी बात सुने बिना समर के साथ चला जाएगा। मेरा भाई इस कमीनी औरत के साथ यहां बिल्कुल नहीं रुकेगा, समर ने जियांगशी के कपड़ों को खींचते हुए कहा। फिर उसने मुड़कर एक मीठी मुस्कान बिखेरी और जियांगशी की तरफ देखकर बोली, है ना भाई, आप यहां बिल्कुल नहीं रुकेंगे। आप समर के साथ घर वापस चलेंगे ना? जियांगशी ने एक तरफ समर को देखा और दूसरी तरफ गु लिंगुए के सख्त चेहरे को। उसके पास लाचार होकर सांस छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने नहीं सोचा था कि आज की रात ऐसा मोड़ लेगी, लेकिन अगर उसे रुकने या जाने में से चुनना ही था तो वो निश्चित रूप से समर के साथ वापस जाता, क्योंकि वो गु लिंगुए की मंशा समझ नहीं पा रहा था। उसे लगा कि यदि वो यहां रुकता है तो ये खुद को नीचा दिखाने जैसा होगा। सच कहूं तो उसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी। वो जानता था कि वो ढीठ है, लेकिन वो कभी किसी ऐसे इंसान पर निर्भर नहीं रहेगा जिसने एक बार उसे ठुकरा दिया हो। ये न केवल शर्मनाक था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे गु लिंगुए हमेशा उसे अपनी भड़ास निकालने का जरिया समझता था। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था और वो वही पुरानी गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहता था। इसके अलावा आंटी शिया उसके साथ बहुत अच्छी थी। चाहे पहले हो या अब, अगर वो इस तरह बिना किसी वजह के अचानक रुक जाता तो आंटी शिया उदास हो जाती। और सबसे बड़ी बात समर की थी। अगर वो यहां रुकता तो समर सबसे पहले हंगामा खड़ा करती और आए दिन मुसीबतें पैदा करती। इसे सिर्फ वही नहीं, बल्कि गु लिंगुए भी बर्दाश्त नहीं कर पाता और आखिरकार गु लिंगुए का गुस्सा उसी पर निकलता। लेकिन अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने नजरें उठाकर गु लिंगुए की तरफ देखा और कहा, सीनियर, जब पैसों का इंतजाम हो जाएगा और मेरी मां से बात हो जाएगी, तब मैं आपके पैसे लौटा दूंगा।
मैं कहीं भाग नहीं रहा हूं। जहां तक अभी की बात है, मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहता। सुना तुमने? भाई यहां नहीं रुकेंगे। गु लिंग्युए ने समर के उकसावे को नजरअंदाज किया और सीधे जियांगशी से कहा, जियांगशी, तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं तुम्हें यहां रुकने के लिए धमका रहा हूं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन आंटी शिया मेरे साथ बहुत अच्छी है। मुझे डर है कि वे निराश हो जाएंगी, इसलिए मुझे अभी जाना होगा। जियांगशी की आवाज थोड़ी धीमी थी। इतना कहकर वो मुड़ा और बाहर की तरफ चलने लगा। उसे इतना दृढ़ देखकर गु लिंग्युए का सांस थमसा गया और वो कुछ बोल नहीं पाया। जियांगशी, तुम सचमुच मेरी बात नहीं समझ रहे। मैंने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सब संभालूंगा। अगर तुम अभी यहां से गए तो भविष्य में हमारा कोई संपर्क नहीं रहेगा। यह सुनकर जियांगशी स्तब्ध रह गया। उसके चेहरे पर कड़वाहट छा गई। आई एम रियली सॉरी सीनियर, मैं सचमुच यहां नहीं रुक सकता। समर ने जियांगशी का हाथ पकड़ा और गु लिंग्युए की तरफ मुंह चिढ़ाते हुए उसे बाहर ले जाने लगी। चलो भाई, इस बुरी औरत के साथ मत रहो। उन दोनों को जाते हुए देखकर गु लिंग्युए निराशा और गुस्से से भर गया। अंत में अपनी भड़ास दबाते हुए वो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ मुड़ गया। जियांगशी, जियांगशी, तुम सचमुच। बाहर निकलने के बाद समर ने पूछा, भाई, उस बुरी औरत ने आपके साथ कुछ किया तो नहीं ना? ऐसा कैसे हो सकता है? सीनियर गु बहुत रिजर्व्ड, कॉन्सर्वेटिव है। वो मेरे साथ क्या ही करेंगी? बल्कि उल्टा मैंने उनके साथ कुछ कर दिया हो तो बात अलग है। जियांगशी ने सिर हिलाते हुए आगे कहा, सीनियर तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं है। तुम जरा भी रिजर्व नहीं हो। समर को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने कहा, अगली बार से मुझे झांसा देकर किसी दूसरी औरत के घर मत चले जाना। बाहर बहुत सारी बुरी लड़कियां घूम रही हैं। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहा था? तुमने मुझ पर कोई लोकेटर तो नहीं लगा रखा? जियांगशी ने संदेह जताते हुए पूछा। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा झूठ बोलते हो, लेकिन हां, मैंने सचमुच तुम्हारे फोन में लोकेटर लगाया था। तुम्हें तो जल्दी से मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। जियांगशी ने सिर झटका। उधर इमारत के काफी पीछे दूर खड़ी बाइकियन खंभे की आड़ से बाहर निकली। उसकी आंखों में उदासी की हल्की सी झलक थी और वो उन तीनों को घूरती रही। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रिया, आखिर वो औरत कौन है? दूसरी ओर अपने अपार्टमेंट में गु लिंग्युए बिस्तर पर लेटा हुआ समर का व्यक्तिगत ब्यौरा, पर्सनल इंफॉर्मेशन खंगाल रहा था। शिया यी, एक्साये यी, जो वर्तमान में शिया ग्रुप का सीईओ है। तभी उसकी मां का मैसेज आया, शिया ही मेरा पुराना दोस्त है। हमारी कंपनी के साथ उसका बिजनेस पार्टनरशिप भी है। तुम उसके बारे में इतनी पूछताछ क्यों कर रही हो? वो करियर एलिट इंसान है। तुम उससे बहुत कुछ सीख सकती हो। यूएर, क्या तुम उससे मिलना चाहती हो? मैसेज मिलते ही गु लिंग्युए ने टाइप करना शुरू किया। नहीं, बस रास्ते में उसकी बेटी से मुलाकात हो गई थी। कोई खास बात नहीं है। मैं सोने जा रही हूं। आप भी जल्दी सो जाइएगा। मैसेज भेजने के बाद उसने अपना फोन बंद कर दिया। जूनियर, तुम सचमुच कमाल के हो। वो इतनी बड़ी और अमीर फैमिली से ताल्लुक रखती है। गु लिंग्युए अपने मन में सोच रही थी। सच कहूं तो जियांगशी के यहां रुकने से इनकार करने पर गु लिंग्युए अंदर से काफी उलझन में थी। उसे लग रहा था कि भले ही समर का परिवार कितना भी अमीर क्यों न हो, लेकिन उसके घर रुकना किसी भी मायने में बुरा या आरामदायक अनुभव से कम नहीं होता। फिर भी जियांगशी ने साफ मना कर दिया। उससे पहले, छोटी हो या बड़ी, जियांगशी ने कभी उसकी किसी बात को नहीं टाला था। यहां तक कि इस बार तो वो उसे फायदा भी पहुंचा रही थी। फिर भी उसने इनकार कर दिया। गु लिंग्युए को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। क्या सचमुच समर की कही बात सही थी कि जब जियांगशी राजधानी आया था, तब गु लिंग्युए की कही बातों से वो इतना निराश हो चुका था कि उसने आज सीधे मुंह मना कर दिया?
जब जियांगशी पहले अपने प्यार का इजहार करने वाला था, तब गु लिंग्युए ने उसे ताड़ लिया था। लेकिन उस वक्त वह किसी रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए उसने कहा था कि जब तुम अपनी परीक्षा पूरी करके राजधानी आओगे, तब मैं विचार करूंगी। उसके बाद जियांगशी का कोई मैसेज नहीं आया। गु लिंग्युए को एहसास हो गया था कि जियांगशी शायद अपना इरादा बदल रहा है, इसलिए उसने एक और तैयारी की और उसकी मां के 7 मिलियन के कर्ज वाले अनुबंध का इस्तेमाल किया। उसका मकसद सचमुच पैसों की धमकी देना नहीं था, बल्कि वो चाहती थी कि जियांगशी उसकी बात मानकर सीधे राजधानी आए और उससे मिले। उसने सोचा था कि अगर जियांगशी फिर से अपने प्यार का इजहार करेगा तो वो उसे स्वीकार कर लेगी। लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि जियांगशी इस बात को इतना दिल से लगा लेगा कि दूसरी लड़कियों के सामने ही उसे ठुकरा देगा। ये सोचते हुए उसने फोन ऑन किया और जियांगशी की चैट विंडो खोली। स्क्रीन पर सिस्टम का वही पुराना मैसेज दिख रहा था कि आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली गई है, अब आप चैट कर सकते हैं। जियांगशी वापस चला गया था और उसने कोई सफाई तक नहीं दी थी। ये बात गु लिंग्युए की समझ से परे थी। उसने जियांगशी को मैसेज टाइप करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे अपनी ही कही बात याद आ गई। अगर तुम यहां से गए तो भविष्य में हमारा कोई संपर्क नहीं रहेगा। उसके हाथ कीबोर्ड पर ही रुक गए। उसने स्क्रीन को स्वाइप करके वापस होम पेज खोल दिया। जियांगशी, तुमने कहा था कि तुम मुझसे संपर्क नहीं करोगे और तुमने सचमुच कोई मैसेज नहीं किया। पहले जो तुम मेरे प्रति इतने सीरियस रहते थे, वो सीरियसनेस अब कहाँ चली गई? जब वो लाचार महसूस कर रही थी, तभी उसकी मां का एक और मैसेज आया। बेटा, कुछ ही दिनों में हमारी कंपनी की एक सेलिब्रेशन पार्टी है। ये शिया ग्रुप के साथ हमारे पहले प्रोजेक्ट की सफलता का जश्न मनाने के लिए है। शिया ये भी वहां आएगा। अगर तुम्हें उसकी बेटी से मिलने में दिलचस्पी है तो मैं उससे कहकर उसकी बेटी को भी बुलवा सकती हूं। कैसा रहेगा? मां, आपको कैसे लगा कि मुझे उसकी बेटी में दिलचस्पी है? सच कहूं तो गु लिंग्युए को जियांगशी के इस अजीब व्यवहार से चिढ़ हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जियांगशी अभी भी उसे लेकर गलतफ हमी में जी रहा था। लेकिन उसने भी तो गुस्से में आकर वे सख्त बातें कही थी। अब खुद से दोबारा पहल करके पूछना उसे अपने आत्मसम्मान के खिलाफ लग रहा था। इसलिए उसने फोन को एक तरफ रख दिया और इंतजार करने का फैसला किया कि क्या जियांगशी खुद आगे बढ़कर कोई मैसेज करता है या नहीं। अध्याय 29। क्या तुम कुछ भी वादा कर सकते हो? विला की दूसरी मंजिल के कमरे में जियांगशी ने समर से कहा, तुमने सचमुच मेरे फोन में लोकेटर लगा रखा है? इसे तुरंत हटाओ। वापस आते वक्त वो समर से लगातार पूछता रहा कि उसे उसकी लोकेशन का पता कैसे चला। अंत में समर ने कबूल कर ही लिया कि उसने उसके फोन में लोकेटर ट्रैकर डाला था। इस बात ने जियांगशी को बेहद गुस्सा दिला दिया, क्योंकि उसे लगा कि उसकी निजता, प्राइवेसी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। एक पल के लिए उसका मन हुआ कि वो तुरंत उस फोन को जमीन पर पटक कर तोड़ दे, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसके पास यही एक कीमती चीज बची है और इसे तोड़ने से उसी का नुकसान होगा। नहीं, मैं इसे बिल्कुल नहीं हटाऊंगी, समर ने साफ मना कर दिया। उसे चिंता थी कि अगर लोकेशन हटा दी गई तो न जाने उसका भाई आगे कहां चला जाएगा। आज भी अगर उसे लोकेशन नहीं मिलती तो उस बुरी औरत ने उसके भाई को हड़प लिया होता और वो समय पर पहुंच भी नहीं पाती। गु लिंग्युए मुझे जिंदा नहीं चबा जाती। तुम इतना क्यों डरती हो? जियांगशी ने चिढ़कर कहा। वो बुरी औरत ठीक नहीं है। अगर वो तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है तो तुम्हें सावधान रहना होगा। जियांगशी कुछ नहीं बोला। आखिरकार उसने नहीं सोचा था कि गु लिंग्युए जैसा घमंडी इंसान अपना रवैया नीचे गिराकर उसका पीछा करेगा। पहले ठुकराए जा चुके जियांगशी को सब समझ आ चुका था। लेकिन गु लिंग्युए की बात करें तो जब वो अपार्टमेंट से निकल रहा था, तब गु लिंग्युए उस पर साफ तौर पर भड़की हुई थी। जियांगशी ने हमेशा गु लिंग्युए की हर बात मानी थी और शायद गु लिंग्युए को
उसकी इसी आज्ञाकारिता की आदत हो गई थी। अगर ये पहले का समय होता तो जियांगशी तुरंत मैसेज करके सफाई देने लगता, लेकिन अब उसके मन में ऐसा कोई विचार नहीं था। वो जानता था कि गु लिंग्युए के मन में उसके लिए कोई रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है। वो सिर्फ इसलिए गुस्से में थी क्योंकि उसकी बात नहीं मानी गई थी। गु लिंग्युए जल्द ही इसे भूल जाएगी। जहां तक 7 मिलियन युआन के कर्ज का सवाल था, जियांगशी ने सोचा कि जितनी जल्दी हो सके अपनी मां से संपर्क करके इस मामले को सुलझाना होगा। आखिर मैं इतने पैसे कैसे चुकाऊंगा? मेरी मां ने भी कमाल किया है, मुझे ही फंसा दिया, समर ने अपनी मासूमियत से कहा। लेकिन ऐसा लगता है कि भाई खुद उस बुरी औरत के पास नहीं गए थे। उसी बुरी औरत ने जबरदस्ती भाई को अपने घर बुलाया था। इस हिसाब से मैं आज रात भाई को कोई सजा नहीं दूंगी। यह सुनकर जियांगशी ने अजीब सा मुंह बनाया। वाह, रिपोर्टर है, क्या मुझे इस बात के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप मुझे सजा नहीं दे रही हैं? मेरा भाई सिर्फ मेरा है। वो चाहे कहीं भी जाए, जिसके भी घर जाए, जितने भी लोगों या औरतों मर्दों से मिले, उसे मुझे हर बात बतानी होगी, समर ने अधिकार जताते हुए कहा। और भाई ने मुझसे 2 बार झूठ बोला है। जियांगशी ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन अपनी किस्मत को कोसने लगा। लेकिन जियांगशी इस मुद्दे पर समर, एक्साई जियाओशी से बहुत ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था। गनीमत थी कि वो चुपचाप बात मान गया। आखिरकार वो गु लिंग्युए ही थी जो उसे वापस अपने घर ले जाना चाहती थी। और उसने ये झूठ भी नहीं बोला था कि उसने जियांगशी को जाने से नहीं रोका है। जानकर अच्छा लगा। समर के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई, लेकिन तभी जैसे उसे कुछ याद आया और उसने थोड़ा सिर तिरछा किया। उसकी गहरी नीली आंखों में एक शंका उभर आई। लेकिन भाई, उस औरत ने आपको अपने घर ले जाने के लिए किस शर्त पर धमकाया था? क्या कोई कर्ज, लोन का मामला है? तुम्हें कैसे पता चला? जियांगशी ने हैरान होकर पूछा। हे, समर ने आत्मविश्वास से अपनी छाती पर हाथ रखते हुए कहा, मैं समर हूं, मैं बहुत समझदार हूं। दरअसल भले ही जियांगशी ने उसे कुछ न बताया हो, लेकिन उसने गु लिंग्युए को पहले ही कर्ज के बारे में बात करते हुए सुन लिया था। इसलिए उसे शक हुआ कि गु लिंग्युए ही जियांगशी के घर की देनदार, क्रेडिटर हो सकती है, जो नीचता से उस कर्ज का इस्तेमाल जियांगशी को अपने पास रोकने के लिए कर रही थी। वो बुरी औरत कितनी नीच है, ये सोचते हुए समर ने दोबारा पूछा, तो भाई, आप पर उसके कितने पैसे बकाया है? कर्ज मुझ पर नहीं, मेरी मां पर है, जियांगशी ने बेबसी से कहा। 7 मिलियन युआन से भी ज्यादा। भाई के लिए यह सचमुच बहुत बड़ी रकम है। कोई ताज्जुब नहीं कि वो बुरी औरत आप पर इतना दबाव बना रही थी और आप विरोध भी नहीं कर पाए। समर ने सवालिया अंदाज में आगे कहा, क्या इसका मतलब यह है कि जब तक आंटी उस बुरी औरत की कर्जदार रहेंगी, आपको हमेशा उसकी बात माननी पड़ेगी? हां, कुछ ऐसा ही समझो। ये कहते हुए जियांगशी का मन और भी भारी हो गया। अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट पर भुगतान की तारीख 2 महीने पहले ही निकल चुकी थी। अगर गु लिंग्युए मामला अदालत में ले जाती है तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उस कागज पर भुगतान करने वाले रीपेमेंट पर्सन के रूप में उसी का नाम दर्ज था, जबकि उसकी मां केवल जमानतदार, गारंटर थी। इसका सीधा मतलब था कि पूरी जिम्मेदारी उसी के सिर पर थी और वो इस बात को टाल नहीं सकता था। अच्छा, तो अगर भाई पर समर के भी इतने पैसे बकाया हो जाए, तो क्या भाई समर की भी सारी बातें मानेंगे? तुम क्या खिचड़ी पका रही हो? जियांगशी उलझन में पड़ गया। समर ने अपनी बात साफ की। मेरा मतलब है, अगर मैं भाई का कर्ज चुकाने में मदद करूं, तो क्या भाई समर की बात सुनेंगे? जैसे कि किस करना, गले लगाना और साथ में सोना, ये सब शर्तें। क्या तुमने अभी कुछ अजीब बातें नहीं कहीं? जियांगशी ने घबराकर कहा। अध्याय 30। क्या मैं अपने 1.5 बिलियन से तुम्हें पूरा खरीद सकती हूं? नहीं, ये कहते ही समर ने जियांगशी को बिस्तर पर धक्का देकर गिरा दिया।
उसने अपनी सफेद पैंट में लिपटी टांगों को जियांशी के दोनों तरफ टिकाया और झुकी। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून और दीवानगी साफ झलक रही थी। तुम ये क्या कर रही हो? जियांशी अपने ऊपर बैठी इस नाजुक सी लोलिता, पेपर लाइक लोली को देखकर हैरान रह गया। खाना और सोना, क्या एक कपल के लिए ये सब करना आम बात नहीं है? समर चाहती थी कि उसका भाई जल्द से जल्द इन सब चीजों का आदी हो जाए। ये बोलते हुए समर के चेहरे पर हल्की निराशा भी आई। अफसोस की बात बस ये थी कि उसकी मां एक्साई यी ने उसे खुद आगे बढ़कर जियांशी पर दबाव बनाने से मना किया था। इसलिए वो चाहती थी कि जियांशी खुद पहल करे। अगर मैं भाई के लिए 7 मिलियन दे दूं तो भाई समर की हर बात मानेंगे, है ना? श्रीमती शिया एक्साई यी ने सख्त हिदायत दी थी कि जब तक जियांशी उस शर्त या अनुरोध को स्वीकार नहीं कर लेता, तब तक समर को खुद आगे बढ़कर जियांशी के करीब जाने की इजाजत नहीं थी। उन्हें डर था कि समर के बहुत ज्यादा चिपकने, क्लिंगी से जियांशी परेशान हो जाएगा और बात बिगड़ जाएगी। लेकिन अगर जियांशी खुद पहल करता है तो उसे उस शर्त को मानना ही पड़ेगा। समर शायद अंदाजा लगा सकती थी कि उसके भाई ने उस शर्त को मंजूर क्यों नहीं किया था, क्योंकि एक बार जियांशी ने उस अनुरोध पर हाँ कह दी तो फिर पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचता। उसकी मां शिया ये उन लोगों से सख्त नफरत करती थी जो वादा तोड़ते थे। अगर ऐसा हुआ तो जियांशी की हालत मौत से भी बदतर हो जाती। इसलिए समर हर संभव तरीका अपनाना चाहती थी ताकि जियांशी राजी हो जाए, क्योंकि एक बार उसने हाँ कर दी तो वो हमेशा के लिए उसके पास रह जाएगा। जियांशी ने एक लंबी सांस ली। उसने समर के कंधों को पकड़ा और धीरे से उसे पीछे धकेला। चलो भी, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं पूरी तरह से सारे हुक्म मानूंगा। और तुम निश्चित रूप से ये पैसे अपनी मां से ही मांगोगी ना? 7 मिलियन कोई छोटी रकम नहीं है, उन्हें परेशान मत करो। हालांकि शिया यी के साथ जियांशी का कोई खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन अपनी मां के नाते वो यहां रुक रहा था। भले ही शिया यी के पास पैसों की कोई कमी न हो, लेकिन जियांशी के पास ऐसा कोई हक या वजह नहीं थी कि वो शिया यी से अपना कर्ज चुकाने के लिए कहे, नहीं भाई मेरी बात मानेंगे, इसलिए ये घाटा मेरा नहीं है। समर ने बात काटते हुए कहा, सिर्फ 7 मिलियन? ये तो भाई के पॉकेट मनी से ही पूरी तरह सुलझ सकता है। समर बिस्तर से उठी, दराज के पास गई और उसमें से एक नीले रंग का बैंक कार्ड निकालकर जियांशी की तरफ बढ़ा दिया। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। इस कार्ड में भाई का पॉकेट मनी है। इसमें अभी लगभग 1.5 बिलियन 1.5 बिलियन युआन होने चाहिए। कितना? जियांशी का मुंह खुला का खुला रह गया। 1.5 बिलियन? क्या हुआ भाई? समर ने सहज भाव से कहा। संक्षेप में कहूं तो भाई आप ये कार्ड उठाइए और उस बुरी औरत के मुंह पर फेंक कर मारिए। कहिए कि कमीनी औरत, ये रहे तेरे पैसे वापस। अब मेरे और समर की खुशहाल जिंदगी में दोबारा दखल मत देना। दरअसल कुछ साल पहले से ही शिया यी एक्साई यी हर महीने समर के इस कार्ड में 2 मिलियन युआन जमा करवाती आ रही थी। ये शिया यी की तरफ से उसकी पॉकेट मनी थी, ताकि वह जो चाहे खरीद सके और उसे कभी पैसों की तंगी ना हो। लेकिन समर पूरा दिन घर पर ही रहती थी। महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान और कपड़े खरीदने के अलावा उसका कोई भारी खर्च नहीं था। अगर कभी कोई बड़ा खर्च होता भी था तो शिया यी उसका भुगतान अलग से कर देती थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, कार्ड में पैसे जमा होते होते एक विशाल रकम बन गए। उसे बस ये नहीं पता था कि इन पैसों का इस्तेमाल कहाँ करे। अगर इतने पैसों से वो जियांशी का साथ और उसकी आज्ञाकारिता खरीद सकती थी तो उसे ये सौदा बहुत सस्ता लग रहा था। तुम सचमुच बहुत अमीर हो, जियांशी ने अपना सीना ठोकते हुए मजाकिया अंदाज में कहा। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, पैसा मेरा शरीर खरीद सकता है, मेरी आज्ञाकारिता खरीद सकता है, लेकिन ये मेरी आत्मा को नहीं खरीद सकता। भाई, आप गलत समझ रहे हैं।
समर जियांशी के करीब आई और बड़े प्यार से उसके सिर को छुआ। वो बोली, मैंने कभी कागज के कुछ टुकड़ों से अपने भाई की कीमत लगाने की नहीं सोची, लेकिन अगर ये पैसा मेरे भाई का साथ खरीद सकता है तो मुझे लगता है कि ये हर हाल में जायज है, क्योंकि मैं बस इतना चाहती हूं कि मेरे भाई हमेशा मेरे साथ रहें। समर के चेहरे पर एक गंभीर और सच्चा भाव था। उसकी साफ नीली आंखों में देखते हुए जियांशी कुछ पल के लिए हक्का बक्का रह गया। ये लड़की इतनी दिल छू लेने वाली बातें भी कर सकती है। लेकिन फिर उसने सोचा, शिया यी जिंगदू के दिग्गज शिया ग्रुप के मालिक हैं। उनके पास जिस चीज की सबसे कम कमी है वो पैसा ही है। समर की बातें बिल्कुल गंभीर थी, लेकिन तभी कंप्यूटर की आवाज ने जियांशी के विचारों को झकझोर कर तोड़ दिया। उसने देखा कि समर का मुंह थोड़ा फूला हुआ था। वे लोग फिर से तकादा करने आ गए। समर ने शिकायत की, भाई आप आज रात नहीं जा सकते। समर को अपनी ड्राइंग पूरी करनी है। भाई आज रात यही रुकेंगे। आप बिल्कुल नहीं जा सकते। 3 बार याद दिलाने के बाद समर ने वो बैंक कार्ड जियांशी को थमाया और वापस कंप्यूटर टेबल की तरफ मुड़ गई। वो कुर्सी पर बैठी और सिर हिलाते हुए अपने काम में जुट गई। जियांशी ने अपने हाथ में रखे उस कार्ड को देखा। वजन में तो वो बेहद हल्का था, लेकिन उसका दिल लोहे की भारी सुई की तरह भारी हो चुका था। सच कहूं तो उसे उम्मीद नहीं थी कि समर ऐसी बातें कहेगी। उस पल वो सचमुच अंदर तक प्रभावित हो गया था, लेकिन गहराई से सोचने के बाद उसने शिया यी से वादा करने के उस अजीब और आवेगी ख्याल को वही रोक दिया। आखिरकार उसे इसके नतीजों पर विचार करना था और वो एक पल के आवेश में आकर बह नहीं सकता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि वो कर्ज उसकी मां ने लिया था। वो तो अभी सिर्फ एक स्टूडेंट था। उस कर्ज को चुकाने की उसकी औकात नहीं थी। इसलिए वो केवल अपनी मां के लौटने और कर्ज चुकाने का इंतजार ही कर सकता था। उसकी सीनियर गु लिंगवे को भी सचमुच उन 7 मिलियन का इस्तेमाल करके उसे धमकियां नहीं देनी चाहिए थी। आखिरकार वो जानता था कि उसकी सीनियर के पास पैसों की कोई कमी नहीं है और उनका स्वभाव इतना खराब नहीं है। अगर बात नहीं बनी तो कर्ज ट्रांसफर कराने के बारे में सोचना होगा। नहीं, रहने दो। अगर कर्ज ट्रांसफर हुआ तो समर इस कर्ज का फायदा उठाकर उससे हर तरह की अजीब काम करवाएगी। भले ही उसका ये कदम दिल छू लेने वाला था, लेकिन उस स्थिति में उसकी अपनी कोई आजादी नहीं बचती। ये सोचकर जियांशी ने फिर एक ठंडी सांस भरी। उसने नजरें उठाकर देखा कि समर कंप्यूटर के सामने बैठी ड्राइंग बना रही थी। वो उठकर उसके पास गया और बैंक कार्ड को डेस्क पर वापस रख दिया। तुम्हें यह पैसा अपने पास ही रखना चाहिए। अरे क्यों? समर ने थोड़ा सिर उठाकर उलझन भरी नजर से उसे देखा। उस कर्ज के पैसे मेरी मां को ही वापस करने दो जब वे लौट आएंगी। और मुझे लगता है कि मेरी सीनियर ऐसी इंसान नहीं है जो मुझे हमेशा धमकाती रहे। अगर वे दोबारा मुझसे संपर्क करेंगी तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूंगा। भले ही उसने ऐसा कहा, लेकिन जियांशी को नहीं लगता था कि गु लिंगयुए अब उसके पास वापस आएगी। आखिरकार गु लिंगयुए न केवल अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी, बल्कि अपनी कंपनी के कामों में भी उलझी हुई थी। उसके पास उसके लिए समय कहाँ था? समर उसकी चिंताओं को समझती हुई लगी। उसने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, ठीक है। फिर उसने स्क्रीन की तरफ देखते हुए बुदबुदाया, मैं समर की बात कैसे मान सकता हूं? मैं कोई रोबोट थोड़ी हूं। जियांशी के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे, लेकिन तभी उसकी उत्सुक नजरें कंप्यूटर स्क्रीन पर पड़ी और उसका मुंह आश्चर्य से थोड़ा खुला का खुला रह गया। इस बार ड्राइंग वाकई काफी गंभीर लग रही थी। क्या तुम किसी और के लिए ये कमीशन पेंटिंग बना रही हो? डिजिटल स्क्रीन पर जो तस्वीर थी उसमें एक खूबसूरत और साहसी महिला योद्धा, फीमेल नाइट, एक हाथ में तलवार थामे हुए थी। वो जंगल में एक गॉब्लिन राक्षस का सहार कर रही थी। विजुअल इफेक्ट्स
और पिक्चर क्वालिटी बेहद शानदार थी। अगर इस ड्राइंग को किसी 3D सीन में बदला जाए तो ये देखने में जबरदस्त लगेगी। जियांगशी को इस बात पर बहुत अचरज हुआ कि समर जैसी आर्टिस्ट ऐसी गंभीर ड्राइंग बना रही थी। सब जानते थे कि समर एक डुओजन हेंताई मंगा आर्टिस्ट, बुक पेंटर थी। वो आमतौर पर क्यूट लोलिता, लड़कियां और बिल्लियां जैसी चीजें ही बनाती थी, और उसने कभी बिना कलर वाली या इतनी सीरियस ड्राइंग नहीं बनाई थी। आज उसका ऐसा गंभीर किरदार बनाना थोड़ा अजीब लग रहा था। नहीं, समर ने सिर हिलाया। ये मेरी मंगा किताब, कॉमिक बुक के लिए है। इस कॉमिक में आगे चलकर ये किरदार गोब्लिन के हाथों पकड़े जाने वाला है, इसलिए मुख्य नायिका होने के नाते इसे शुरुआती दृश्यों में थोड़ा ज्यादा कूल और हैंडसम दिखना चाहिए। जियांगशी ये सुनकर स्तब्ध रह गया। क्या हुआ भाई? क्या मेरी पेंटिंग में कोई गड़बड़ी है? समर के उस मासूम और प्यारे चेहरे को देखकर जियांगशी को समझ ही नहीं आया कि क्या कहें। हैंडसम तो है, लेकिन अब मैं आसानी से अंदाजा लगा सकता हूं कि उस कॉमिक में आगे क्या घिनौना प्लॉट होने वाला है। खैर, मुझे कभी यकीन ही नहीं करना चाहिए था कि एक डुओजन आर्टिस्ट कभी सीधे रास्ते पर चल सकती है। अध्याय 31। क्या वह सचमुच मुझसे प्यार करता है? काश वो खुद आगे बढ़कर पहल करे। शियाओछी, एक्सायो क्यूआई, ये तुम्हारा पार्सल है। थैंक यू। रविवार के दिन दरवाजे पर सफेद डाउन जैकेट पहने और पनीटेल बनाए एक बेहद खूबसूरत लड़की ने अपने 8 साल के भाई बाईकिन को चूमते हुए पार्सल लिया। शियाओछी, तुम यहां कब शिफ्ट हुई? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या तुम मुझे अपनी बहन नहीं मानती? मैं अभी हाल ही में वापस आई हूं और थोड़ा व्यस्त थी, इसलिए आपको बताने का समय नहीं मिला। बाईकियांग ने एक्सप्रेस बॉक्स को देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान तैर गई। अब प्रिया मेरे साथ ज्यादा समय बिता सकेंगे। लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी चिंता भी झलक रही थी। तुम क्या करने वाली हो शियाओछी? क्या तुम ठीक तो हो ना? अगर तुम्हें हाल ही में कोई दिमागी परेशानी या चिंता है तो मैं तुम्हें किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ले चलती हूं। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बाईकियांग ने मुड़कर घर के अंदर कदम रखते हुए कहा। बेशक वो ठीक थी। बात बस इतनी थी कि उस दिन उसने जियांगशी के आसपास बिना किसी वजह के एक नई लड़की को मंडराते हुए देखा था, जो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आखिरकार अगर जियांगशी को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो वो निश्चित रूप से उन दोनों में से किसी एक लड़की के कब्जे में चला जाएगा, या शायद दोनों ही उसे हथिया लेंगी और वो सिर्फ खड़ी होकर देखती रह जाएगी। ये सोचकर ही उसे बेहद घबराहट हो रही थी। पहले का समय अलग था, जब वो हर दिन जियांगशी के साथ अकेले वक्त बिताने का आनंद ले सकती थी। लेकिन अब स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। जियांगशी को भी शायद उसकी चालों का एहसास हो गया था और वो उससे बचने लगा था। इसलिए वो हाथ पर हाथ रखकर इंतजार नहीं कर सकती थी। वो चाहती थी कि जियांगशी उसके प्यार को स्वीकार करे और उसे गले लगा ले। लेकिन अगर उसका प्यार इतना ज्यादा है कि जियांगशी उसे आसानी से स्वीकार नहीं कर पा रहा, तो उसे थोड़ा सख्त रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। ये सोचते ही बाईकियांग के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। ठीक है, अगर तुम्हें कभी भी बुरा या अजीब महसूस हो तो मुझे जरूर बताना। वेनके ने अपनी चप्पलें पहनी और कमरे के अंदर आ गई। कमरे में थोड़ा घूमने के बाद वो सोफे पर बैठ गई और बाईकियांग की तरफ देखकर बोली, वैसे शियाओछी, तुम्हारी कॉमिक्स हाल ही में अपडेट क्यों नहीं हुई है? 1 हफ्ता हो चुका है और मैं लगातार इंतजार कर रही हूं। हीरो और हीरोइन के प्रपोजल का सीन आने ही वाला था। मैं उसे देखने के लिए बहुत उत्सुक हूं। ये कब तक अपडेट होगी? बाईकियांग की कॉमिक्स काफी मशहूर थी और उसकी सहेलियां उसकी कॉमिक्स को बहुत पसंद करती थी। कभी कभी वे उसके पास आकर शिकायत भी करती थी कि अपडेट्स बहुत स्लो आ रहे हैं। पूरा 1 हफ्ता बीत चुका था और नया चैप्टर पोस्ट नहीं हुआ था। यहां तक कि आधी बनी हुई ड्राइंग्स भी पब्लिश नहीं की गई थी। देखा जाए तो ये देरी सचमुच उसी की लापरवाही थी।
लेकिन बात यह थी कि उसके पास निपटाने के लिए इससे भी ज्यादा जरूरी काम मौजूद थे, इसलिए बाकी चीजों को एक तरफ रखना ही पड़ा। ये सोचते हुए बाई कियांग ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, मैं जितनी जल्दी हो सकेगा इसे पूरा कर दूंगी।